हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के आज इस त्रिदेव सम्मेलन में और त्रिदेव का अभिप्राय में ये मानूं एक तरह का ये संगम है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का। और इस सम्मेलन में आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, केंद्र सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा शिक्षा का आपके जिम्मे है और आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन है। और खास तौर से इसलिए थोड़ा और ज्यादा है कि आप हमारे ज्वाई राजा हैं। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे और लंबे समय से आप हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, अभी जिनका आपने संबोधन सुना, भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, युवा खेल महकमा भी आपके पास है, और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, पार्टी के हमारे सह प्रभारी जो हमारे कामकाज को बहुत बारीकी से देखते हैं, पैनी नज़र से देखते हैं, मैं कह सकता हूं, भाई संजय टंडन जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, वीरेंद्र कंवर जी, राजेंद्र गर्ग जी, पार्टी के हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी, सांसद राज्यसभा डॉक्टर सिकंदर जी, और यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोक जम्वाल जी, माननीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी, कमलेश जी, जिला के अध्यक्ष बलदेव जी, और यहाँ उपस्थित सभी त्रिदेव के इस सम्मेलन में सभी बूथ के अध्यक्ष, बूथ के पालक और बीएलए कार्यकर्ता भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का ये त्रिदेव सम्मेलन यहां पर हो रहा है और आप सबकी ओर से मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आज के इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन के लिए जो उपस्थित हैं, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके बिना पार्टी के संगठन की जीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अगर हमारे पोलिंग बूथ पर जो पार्टी को विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में आज इस सम्मेलन में हमारे त्रिदेव की उपस्थिति 97% है, जो त्रिलोक जम्वाल जी ने आपके सामने किया। इसलिए मैं आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लें। संगठन के प्रति समर्पण, पार्टी चाहिए, पार्टी की जीत चाहिए, पार्टी बड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, देश की बात तो भी हम साथ और प्रदेश की बात तो भी हम साथ, इस भाव के साथ त्रिदेव हमारे हिमाचल प्रदेश में संगठन का कार्य करते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वर्षों के हमारे साथी हैं। छात्र जीवन से जब संगठन में जुड़ करके काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब से हमारा परिचय है। और केंद्र में जिस तरह से महत्वपूर्ण महकमे को आप
चला रहे हैं। और वहीं उस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, भाई अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जब इस देश के सबसे बड़े राज्य का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का, तो वहां पर जीत के लिए जिम्मा देने की अगर बात आई तो आपके ऊपर जिम्मा दिया गया। प्रभारी के नाते, प्रभारी मंत्री के नाते आप वहां पर काम करने के लिए निकले और भाई अनुराग ठाकुर जी सह प्रभारी के रूप में निकले। दोनों ने मिलकर के रात दिन वहां पर परिश्रम किया और परिणाम आपके सामने। 37 वर्षों के बाद फिर वही 5 साल सरकार चलने के बाद फिर 5 साल फिर सरकार बनाने में आप सफल हुए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, जो आजकल हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है कि रिवाज बदल करके आए हैं, और रिवाज जो उत्तर प्रदेश में जो बना हुआ था उस रिवाज को आप बदल करके आए हैं और आज आप हिमाचल प्रदेश में भी आए हैं, तो यहां भी रिवाज बदलने की अब की बार जो है शुरुआत हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है अब की बार हिमाचल में भी हम रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं बात कर रहा था आदरणीय धूमल जी से कि इस हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में हम कब से जीतते आ रहे हैं। हम दोनों गिनने लगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, गिनते गिनते ये वो लोकसभा क्षेत्र है, संभवतः देश भर में बहुत कम लोकसभा क्षेत्र होंगे ऐसे जहां लगातार 9 बार भाजपा की जीत हुई है। 9 बार। 4 बार के सांसद अनुराग ठाकुर जी यहां मंच पर बैठे। आदरणीय धूमल जी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक बार नहीं अनेक बार कर चुके हैं। लगातार भाजपा जीतती है और इसकी वजह कुछ लोग इस पर शोध करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ही क्यों, बार बार भाजपा क्यों, लगातार भाजपा क्यों? और इसकी वजह है कि यहां का कार्यकर्ता हमारा इस प्रकार का मजबूत कार्यकर्ता है, वो हर तरह की चुनौतियों का सामना खड़ा होकर के करता है और पार्टी का संगठन उसके लिए सर्वोपरि है। काम हुआ तो भी साथ चलता रहा, काम में कमी रही तो भी साथ चलता रहा। इस भाव के साथ ये समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह हमारे सामने आज यहां पर इस त्रिदीप सम्मेलन के रूप में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, यहां के संगठन के सभी साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आसान को हम चुकता नहीं कर सकते हैं। जो कुर्बानी, जो मेहनत, जो परिश्रम आप लोगों ने इस संगठन को बनाने के लिए इस लोकसभा क्षेत्र में दिया है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, संगठन सरकार बनाता है, सरकार संगठन नहीं बना पाती है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, हर कदम पर आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, समर्थन मिला। बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी, कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आप सबके समर्थन और सहयोग से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। और सौभाग्य हमारा है, इस देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथ में है। और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मजबूत नेता, निर्णय करने वाले नेता। और हम तो इस बात को कहते हैं कि हमारे लिए तो वो प्रधानमंत्री, लेकिन दुनिया उनको विश्व नेता के रूप में पूरी दुनिया में देख रहे हैं। भारत का सम्मान ऊंचा हुआ, भारत की पहचान अलग तरह से हुई है पूरी दुनिया के सामने। यह अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है।
कोविड का इतना बड़ा संकट, लेकिन इस संकट में जब चारों तरफ एक दहशत का माहौल था, मालूम नहीं क्या होगा, कितने लोग रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, इस तरह की परिस्थिति सबके सामने थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बात कही कि चिंता की बात नहीं, डरने की बात नहीं, हिम्मत के साथ खड़े रहो और जो नियम जो बनाए गए हैं इसके लिए उसका आप पालन करें और हम निश्चित रूप से इस दौर से बाहर निकलेंगे। और जिसका जिक्र यहां मुझसे पहले किया गया, जब मालूम पड़ा कि इस बीमारी का इलाज नहीं, एकमात्र रास्ता है बचने का, वो वैक्सीन है। सब लोगों को लगा ये वैक्सीन अमेरिका से आएगी, ये वैक्सीन कहीं दूसरे देशों से विदेश से आएगी, अपने बस की बात नहीं, ऐसा लग रहा था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वैक्सीन भारत के अंदर बननी चाहिए। देश के साइंटिस्ट को बुला करके कहा कि आप प्रयत्न करिए, आप आगे बढ़िए, हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और आखिरकार वैक्सीन भारत के अंदर बनी। वैक्सीन बनी तो बहुत सारे प्रश्न हमारे विपक्ष के लोगों ने खड़े किए। वैक्सीन तो बन गई, लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी तक ठीक तरह से नहीं हुई है। वैक्सीन लगाने के लिए जब दौर शुरू होने लगा, कहा कि वैक्सीन मत लगाइए, साइड इफेक्ट्स होंगे और आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। आप कल्पना करो, एक तरफ देश इतने बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, आदमी का जीवन संकट में, और ऐसी परिस्थिति में जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, ईमानदार प्रयत्न किया जा रहा है कि वैक्सीन से बच सकती है। और कांग्रेस के लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे, ये वैक्सीन लगाना उचित नहीं, कई ने कहा ये मोदी वैक्सीन, ये भाजपा की वैक्सीन, इस तरह की बातें करने की कोशिश की। लेकिन देश ने सुना, लेकिन उन लोगों को माना नहीं। मानने की अगर बात आई, उन्होंने कहा नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बात कही है हम उस पर अमल करेंगे, हम वैक्सीन लगाएंगे। और वैक्सीन उन्होंने बना करके अगर तैयार की है भारत के साइंटिस्ट के माध्यम से, ये वैक्सीन हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए जीवन बनाने में मददगार हो गई। इसलिए कतारें लग गई वैक्सीन लगाने के लिए। और वो कांग्रेस के लोग प्रचार करते रहे। जब देखा कि सब लोग वैक्सीन लगा करके आ चुके, पड़ोस वाले भी, दाएं वाले भी, बाएं वाले भी, ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, सब लगा गए, तब जाकर के मास्क पहन करके वो भी वैक्सीन सेंटर पहुंचे और कहा कि हमको भी लगा दो, हमको भी लगा दो। और नर्स से पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। बेशर्मी की हद है। मैं आपको कहता हूं, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आज अगर हम हजारों की संख्या में यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां करने में सफल हो रहे हैं और दहशत नाम की कोई चीज हमारे सामने में नहीं, ना हमारे दिमाग में है, ना हमारे जहन में है, उसकी वजह एक है कि हमने डबल डोज वैक्सीन कर ली है। और हमने डबल डोज नहीं, अब तो बूस्टर डोज भी कर ली है। मेरा सभी से निवेदन है कि 2 डोज लगी हैं तो दोनों हाथ खड़े करो। क्या मजा आ गया। बहुत बहुत बधाई, आप सबके सहयोग से हम इस पे सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा इस वैक्सीन के अभियान में। और आप सबके सहयोग से हम हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज पर भी पहले नंबर पर रहे। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मैं ये घोषणा करने जा रहा था कि हमने पहली डोज पूरी कर ली, मैंने अधिकारियों की बैठक की। मैंने कहा कि ठीक से मुझे बताइए कि आपने पूरा कर लिया ना। बोलते हो तो गया पूरा, लेकिन थोड़ा 1-2 जगह है। हमने कहा कहां? 2 जगह का जिक्र किया कि एक मलाना छूट गया और एक जाकर के बड़ा बंगाल छूट गया। मैंने कहा मलाना क्यों छूट गया? कहा कि मलाना में ऐसा है कि वहां पर देवता जगदम्नि ऋषि है, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। देवता अनुमति देगा तभी जाकर के लगा सकते हैं। मैंने कहा आप लोगों ने प्रयत्न किया? कहा कि हमने कोशिश की, लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली।
मैंने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को कहा कि आप मलाना जाओ, डॉक्टर्स की टीम साथ लेकर के जाओ और देवता के सभी कारदारों को उनको बुलाओ, बैठक करो, उनको समझाओ ये जीवन बचाने के लिए है। और आखिरकार वो गए, पैदल वहां पहुंचे और पहुंच करके गांव वालों के साथ जब बातचीत की, देवता से बातचीत की, देवता ने अनुमति दी। 2600 लोगों को वैक्सीन वहीं मलाना के गांव में लगा करके आए। और दूसरा गांव आदरणीय धूमल जी को मालूम है, आप गए भी है वहां, बड़ा भंगाल। उस गांव में पहुंचने के लिए 2 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए, फिर 2 दिन आने के लिए लगते हैं। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बड़ा मुश्किल है जी। मैंने कहा हेलीकॉप्टर हम देते हैं, डिप्टी कमिश्नर को कहा ये हेलीकॉप्टर ले जाइए, डॉक्टर को भी बिठाइए, खुद भी जाइए और जाकर के बड़ा बंगाल पहुंचिए और बड़ा बंगाल में जाकर के जितने भी लोग वहां पर है वहां पर आप वैक्सीन करके आइए। हेलीकॉप्टर दिया, वैक्सीन डाली, डॉक्टर डाले, डीसी भी साथ में डाले और जाकर के बड़ा बंगाल में पहुंचे और वहां जाकर के जितने भी लोग थे, लगभग 130-135 लोग थे वहां पर, उन सबको वैक्सीन लगा करके आए। उसके बाद हमने तय किया कि अब हम घोषणा कर सकते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया, सहयोग भी दिया। भाई और बहनों, बहुत बातें कहेंगे, मैं समझता हूं वो लंबी बातें जाएंगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि 4.5 वर्ष का कार्यकाल बीता और 4.5 वर्ष के कार्यकाल पे हर कदम पर आपका सहयोग जिस प्रकार से मैंने कहा कि मिला है। अब 4.5 वर्ष के बाद दौर अगला शुरू हो गया और इसलिए सबसे पहले हमने कहा कि इन त्रिदेवों को हम नमन करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जो है उनको नमन करेंगे, क्योंकि हमारी जीत की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी, रीढ़ की हड्डी अगर है तो वो सामने मेरे बैठी है। तो आपके जिम्मे इस काम को हम छोड़ रहे हैं कि फिर से इस युद्ध में हमने जाना है और फिर से विजय हासिल करनी है। और इस विजय को हासिल करने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर किसी का है तो हमारे वो समर्पित कार्यकर्ता, हमारे त्रिदेव आज के इस कार्यक्रम में बैठे हैं। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है, आपके सहयोग और समर्थन के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। मैं इस बात को कह सकता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरकारें एक बार बनी, कई बार बन गई। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वो सरकारें बनी हैं तो आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से बनी है। हिमाचल के लोगों ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया है, लेकिन एक काम छूट गया है। अपनी सरकार के बाद फिर अपनी सरकार, एक काम जो छूटा है, अब की बार उस काम को पूरा करेंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। उसके लिए अब की बार ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। यहां हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमने नारा दिया है, ना राज बदलेंगे ना ताज बदलेंगे, इस बार बस रिवाज बदलेंगे। जो रिवाज बना हुआ है 5 साल 1985 के बाद ये दौर लगातार चलता रहा। 5 वर्ष के बाद परिवर्तन होता रहा और जिसके कारण लोगों के दिमाग में बैठ गई बात, यानी कि सरकार कितने की इसके लिए होती है, लोगों के दिमाग में बैठती है 5 साल। और कई बार अपने साथियों के दिमाग में भी ऐसी बैठ जाती, दिमाग से निकालनी पड़ेगी भाई, पहले तो अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अरे यहां पर पड़ोस का राज्य हमारा हरियाणा, जहां हमारी 90% सीटों पर जमानत जब्त होती थी किसी वक्त, वहां पार्टी जीती। 2014 में सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और 2019 में फिर मुख्यमंत्री बनकर के हरियाणा हमारा पड़ोस में दूसरी बार वहां पर सरकार। हमारे विपक्ष के लोग इस बात का प्रचार खूब करने की कोशिश कर रहे थे जब 5 राज्यों में भी चुनाव था कि हम आ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है। हमने कहा कहां आ रहे हैं? बोलते पंजाब में तो पक्का ही आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं। हमने कहा और कहां? उत्तराखंड में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा कहते नहीं थे, वहां का कोई ठीक पता नहीं बोलते हमको अभी।
लेकिन कह करके ऐसी बात कह रहे थे कि मैंने कहा तुम कैसे कि भाई उत्तराखंड में तो रिवाज है बदलती है, उत्तर प्रदेश में तो रिवाज है बदलती है, 5 वर्ष के बाद बदलती है। हमने कहा परिणाम तो निकलने दीजिए भाई। तो नहीं, ये तो तय है। परिणाम निकला, और परिणाम निकला उत्तर प्रदेश में फिर योगी जी आगे, उत्तराखंड में फिर धामी जी आगे, और मणिपुर और गोवा में फिर भाजपा की सरकार। 4 प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार थी फिर भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन पंजाब में चन्नी साहब दोनों जगह से चले गए, बहुत सदमे में थे। तो हमने उनको एक बात कही, भाई अभी ये तो बारी बारी की बातें कह रहे हैं, अब आप छोड़िए ये बातें, अब ये बात खत्म हो गई, रिवाज बदल गया है, तो इसलिए रिवाज नया हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार होगा। और रिवाज क्या होगा कि भाजपा की सरकार है, फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। ये रिवाज बदलने की बात शुरुआत यहां से होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारे लिए सौभाग्य है इस छोटा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, लेकिन छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी है, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आते हैं और कहते हैं मैं हिमाचल आया हूं, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया। इस तरह की भावना प्रधानमंत्री जी व्यक्त करें तो समझ लेना चाहिए वो कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के साथ। शिमला के रिज के मैदान में कार्यक्रम था 8 साल पूरा होने पर, लेकिन रिज पर पहुंचने से पहले जब माल रोड पहुंचे, पुरानी यादें ताजा हो गई, गाड़ी छोड़ करके माल रोड पर निकल पड़े। और आज तक के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री शिमला के माल रोड पर स्कैंडल पॉइंट से जाकर के रानी झांसी पार्क तक जो है पैदल चल करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर पहुंचे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा था। और शिमला के रिज के मैदान से वो सभा साधारण सभा नहीं थी, वो आम सभा सिर्फ ऐसे नहीं थी कि शिमला के लोगों को, हिमाचल के लोगों को संबोधित करने की बात थी। 700 जिले वर्चुअली कनेक्टेड थे, इस देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री कनेक्टेड थे, पूरे देश के लिए संदेश दिया, और लगभग 17 लाख से ज्यादा लोगों ने सीधे उस कार्यक्रम को देखा है। दूसरी बात, धर्मशाला आने का कार्यक्रम 16-17 तारीख का इस महीने का, अभी 4 दिन पहले की बात। परेशान हो गए हमारे कांग्रेस के मित्र, प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए आ रहे हैं। हमने कहा 2 दिन के लिए, रात को रुकेंगे भी बोलते। मैंने कहा हाँ रात को रुकेंगे भी। अच्छा, परेशान हो रहे, अपने बाल नोचने की नौबत आ गई है उनको। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 7 बार आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में 7 टाइम, और बहुत जल्दी मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं अभी बहुत जल्दी अभी फिर आने वाले हैं, और परेशानी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए, दिया कुछ नहीं। उनको इस बात को समझना चाहिए, ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री जो बिना दिए, वे बिना मांगे बहुत कुछ दे चुके हैं। जो अटल टनल रोहतांग जिसको कह रहे थे बीआरओ 2024 में तैयार होगी, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2024 में नहीं, 2020 3 अक्टूबर 2020 को उसका उद्घाटन करके जो है, कोविड के दौर में भी लाहौल पहुंचे, मनाली पहुंचे और उसका उद्घाटन करके गए। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश को जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से स्वीकृत करने थे वो दिए। फिर मांगने की क्या जरूरत है? 800 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज के नाते, स्पेशल असिस्टेंस के रूप में हमको हिमाचल प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। भाई अनुराग ठाकुर जी ने कहा, एम्स का मतलब जब लिखते थे डॉक्टर लिखते थे कि इस बीमारी का इलाज तो एम्स में होगा, एम्स जाइए। एम्स जाने का मतलब क्या होता था? एम्स लिखने का मतलब क्या होता था? सीधा दिल्ली। अब एम्स का मतलब क्या हो जाएगा? अगले महीने उद्घाटन होने जा रहा है, एम्स का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा बिलासपुर। ये अंतर है, उनको समझना और समझाना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, मैं इस बारे में इतना कहना चाहता हूं
कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर के काम कर रही है। मैं देख रहा था पिछले कल कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन था, कोई वहां पर ऊना में था या कहीं था मालूम नहीं, और किस भाषा में कुछ लोग क्या बातें कर रहे थे। एक आदमी तो ऐसा है जिसको दौरा ही पड़ गया है, लगता है दिमागी दौरा पड़ गया है, पागलपन की हद तक चला गया, मालूम नहीं क्या बोलना है। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, पार्टी का अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहा कि अध्यक्ष नहीं हो सकते, जहां है वहां पर बने रहो, नहीं तो यहां से भी चले जाओगे। और इस कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूं, एक अध्यक्ष बनाया और एक अध्यक्ष बनाने के साथ साथ में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, चारों नारे लगा रहे हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, सबके सब। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहां लोग मर्यादा में रहते हैं, संयम में रहते हैं, सब्र में रहते हैं। यहां की संस्कृति अलग तरह की है, और जिसको वो भाई साहब समझ नहीं पा रहे हैं, जो कल भाषण वहां पर दे रहे थे, तू तड़ाक से बात कर रहे थे। और मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से तू तड़ाक से बात कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए हमारे लोग भी तैयार होते हैं, लेकिन हम एक सभ्य संस्कृति को सम्मान देते हैं और इसलिए हम उस तरह की बात नहीं करना चाहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वो तू करने वाला सिर्फ तू ही रह जाएगा बोलना। और मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत खराब वक्त उनको देखने को मिलेगा, ये पक्की बात है, ये मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कल जहां कांग्रेस के लोग कह रहे थे हम सब बदल देंगे, बोलते हैं सरकार में आने के बाद बोलते हैं जयराम की सारी स्कीमों को बदल देंगे। क्या बंद करेंगे? हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर को गैस का चूल्हा दिया है। यहां भाई साहब हमारे बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उस योजना की शुरुआत की, उज्ज्वला योजना की। 1,37,000 गैस के चूल्हे आपके आशीर्वाद से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मिले, लेकिन कुछ घर रह गए थे गरीब लोगों के। हमने कहा इस कमी को हम पूरा करेंगे। 3,31,000 गैस के चूल्हे हमने उन घर घर में पहुंचा दिए, और हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिस प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जयराम की स्कीमों को बंद कर देंगे, तो क्या गैस का चूल्हा भी रसोई से उठा करके ले जाओगे? हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि अब बुजुर्गों का सम्मान करने की आवश्यकता है आज के इस दौर में, और बुजुर्गों के सम्मान के लिए हमने कहा 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक साथ होगा। मुझे बुजुर्ग कोई भी भीड़ में नहीं दिखना चाहिए, वो पेंशन के लिए आया हो। घर बैठे पेंशन का प्रावधान किया। अब 70 नहीं, हमने अब के इस बजट में 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान कर दिया। क्या तुम ये करना चाह रहे हो कि सभी बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का इरादा रखा है? कांग्रेस आएगी तो सबकी पेंशन बंद करोगे? हमने ऐसे लोगों के लिए जो लोग बीमार हो जाते हैं किसी बीमारी के कारण और गरीबी के कारण इलाज संभव नहीं हो पाता, आयुष्मान भारत की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए की, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने में उसका स्वरूप तय करने में जो अपनी भूमिका निभाई, पूरे देश भर के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई। और उसमें भी हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख लोग कवर हो रहे थे आयुष्मान भारत के अंतर्गत, लेकिन आबादी हमारी 72 लाख हो गई। ऐसे में हमने कहा 52 लाख जो बचते हैं इसका जिम्मा हम लेंगे, प्रदेश सरकार लेगी। और हमने हिम केयर की शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में की। आज अगर कोई आदमी बीमार होता है, सबसे पहले या तो आयुष्मान कार्ड को जेब में डालता है हॉस्पिटल जाने से पहले, या हिम केयर का कार्ड जेब में डाल करके चलता है, तब जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जयराम की स्कीम को बंद करेंगे। गरीब आदमी का इलाज करने का हमने प्रावधान किया और वो उसको बंद करने की बात कह रहे हैं।
हमने एक बेटी के लिए, जब बेटी गरीब परिवार की उस बेटी की शादी होगी, उसके लिए हमने कहा मदद करनी चाहिए। हमने शगुन योजना की शुरुआत की। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी, हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसको मदद करेंगे, उसको सहयोग देंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। और कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे। धन्य हो। हमने उस गरीब आदमी का, जो आदमी लाचार है, बेबस है, बिस्तर में पड़ा है, किसी बीमारी का शिकार हो गया है, चल नहीं सकता, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, उसके लिए सहारा योजना की शुरुआत की। और उस सहारा योजना के अंतर्गत हिमाचल में 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको हम 3,000 रुपए हर महीने का उनकी मदद के लिए उनके खाते में डाल रहे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले बोलते हैं हम आएंगे तो बंद कर देंगे, जयराम की स्कीम बंद कर देंगे। हमने नौजवानों के लिए तय किया कि कोई नौजवान अगर अपना काम शुरू करना चाहता है, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की। और हजारों की संख्या में नौजवानों को उसके माध्यम से अपना काम करने का अवसर मिला है। और हजारों की संख्या, 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार उसमें मिला है। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमारी, एक श्रीमान बोल रहा है कांग्रेस पार्टी का, मालूम नहीं क्या सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन एक नेता उनका बोल रहा है कि हम आएंगे तो जयराम की स्कीम को बंद कर देंगे। तो इसलिए आप देख लीजिए, ये बंद करने की बातें कह रहे हैं। और हमने शुरुआत की है। हमने, जो मातृशक्ति यहां पर बैठी है, हमने कहा कि आबादी का 50% और बसों में ट्रैवलिंग के लिए हमने तय किया कि जुलाई के महीने के बाद उनसे भी आधा किराया लेंगे, माताओं से, बहनों से, ये हमने तय किया। लेकिन कांग्रेस वाले बोलते हैं हम आएंगे तो बंद कर देंगे, क्योंकि जयराम की स्कीम नहीं चाहिए। हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, जहां पूरे देश भर में 45,000 मेगावाट ऊर्जा जो है वो बिजली जो है हाइडल सेक्टर में पैदा होती है, वहां 11,000 का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल छोटे से प्रदेश का है। हमने कहा गरीब लोग हिमाचल प्रदेश के हैं, 125 यूनिट हम बिजली मुफ्त देंगे। और जुलाई महीने के बाद जितने भी यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी यहां पर बैठे हैं, किसी के घर में अगर फैक्ट्री लगी होगी तो बात अलग है, कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा होगा तो बात अलग है। अन्यथा जितने भी बैठे हैं, जुलाई महीने के बाद बिल कितना आएगा? 0 बिल आएगा। इसलिए आएगा, हमने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है, क्योंकि हम ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को 12 लाख लोगों को, 12 लाख परिवारों को हम उसमें मदद कर रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, बहुत बातों का जिक्र करेगा तो करेंगे हम तो बहुत लंबी बात जाएगी। हम सब यहाँ पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का मार्गदर्शन सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, ये सारी चीजें तभी संभव हो गए तब जब हमारे ये त्रिदेव डट करके लगेंगे। भाई जो आप लोग हैं, जब आप लोग डट करके लगेंगे, एक इरादे के साथ, जोश और जुनून के साथ, कुछ नहीं चाहिए, एक कमी रही है। हमने सरकार एक बार नहीं अनेक बार बनाई, और सरकार बनने के बाद हमसे चूक हो गई है कि हम रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके फिर से नहीं बना पा रहे हैं। और हमारे पड़ोसियों ने, पड़ोसी राज्यों ने ये क्रम शुरू कर दिया है, तो अब की बार हम इस रिवाज को बदलेंगे। हम हिमाचल में भाजपा की सरकार फिर सत्ता में लाएंगे, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इसलिए ये नारा भी दिया गया, बार बार भाजपा, लगातार भाजपा, यानी कि लगातार भाजपा रहनी चाहिए, देश में भी और प्रदेश में भी। इस भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का विशेष तौर से आपने समय निकाला, आपका अभिनंदन, आप सबका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के ऊपर हम सबका मार्गदर्शन किया और त्रिदेवों को क्या करना है से
मेरा सभी त्रिदेवों से विनम्र आग्रह कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद ही मिनटों में हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इससे पहले कि मैं आज के मुख्य अतिथि जी को मंच पर बुलाऊं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का परिचय आपके समक्ष साझा करना चाहता हूं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी मूलतः उड़ीसा के तालचर के रहने वाले हैं। आपने अपनी एमए तक की पढ़ाई पूर्ण करने के साथ साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने। 1983 में आप एससीए के सचिव चुने गए। 1985 में आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने। आप 2000 में विधायक बने। 2004 में आप लोकसभा के सम्माननीय सदस्य चुने गए। 2006 में आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2012 में आप राज्यसभा के सम्माननीय सांसद निर्वाचित हुए। 2018 में आप पुनः राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य निर्वाचित हुए। आप 2014 में परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री भी बने। और ये जो जिस योजना का जिक्र सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि उज्ज्वला योजना पूरे भारतवर्ष को देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो श्रेय आपको ही जाता है। आपने ही उस योजना को जमीन पर लागू किया। अब मेरा विनम्र निवेदन रहेगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि महोदय आप मंच पर आएं और सब त्रिदेवों का मार्गदर्शन करें। परम श्रद्धेय धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की 17 विधानसभाओं की सभी बूथों की परम आदरणीय त्रिदेव कार्यकर्ताओं की सम्मेलन में मंच पे उपस्थित हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सभी के नेता, मेरे बड़े भाई श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष, शिमला के लोकसभा के सदस्य आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हम सभी के अभिभावक, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक लंबे समय की प्रयास से पहुंचाने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, मोदी सरकार में युवा व्यापार सूचना प्रसारण विभाग के कैबिनेट मंत्री, मेरे अत्यंत मित्र छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, संगठन के प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री महेंद्र ठाकुर जी, वीरेंद्र कनवर जी, विक्रम ठाकुर जी, राजेंद्र गर्ग जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, अभी इस पार्लियामेंट के पालक मेरे मित्र सतपाल सत्ती जी, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य आदरणीय सिकंदर कुमार जी, इस सभा के संचालक आदरणीय तिलोक जम्वाल जी, हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा जी, वरिष्ठ नेता रमेश ज्वाला जी, कमलेश जी,
रविंद्र रवि जी, बलदेव शर्मा जी जिला के अध्यक्ष, शहर के विधायक आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी, विधायक मित्र बलवीर चौधरी जी, राजेश ठाकुर जी, सुभाष ठाकुर जी, कोतवाल जी, रणधीर शर्मा जी पूर्व विधायक, और इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, युवा साथीगण, पत्रकार साथीगण, मैं आप सभी का इस त्रिदेव सम्मेलन में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं लंबे समय तक पार्टी की संगठन की निचले इकाई से राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका में काम किया हूं। जब 2012 में हिमाचल प्रदेश ने इस संगठन की अनोखा उपक्रम को खड़ा कर रहा था त्रिदेव के नाम पे, तब भी मैं उसको दूर से देख रहा था। मेरा सौभाग्य है मैं आज आपके बीच में उसको महसूस कर रहा हूं, उसको अनुभव कर रहा हूं। पिछले 2.5 घंटे में मैं एक भव्य चित्र, जिसको मैं कभी सुना था, जिसको कभी मैं जानकारी के रूप में रखा था, आज उसको मैं साक्षात इस देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को पिछले 2.5 घंटे में, मैं बार बार 2.5 घंटा इसीलिए कहता हूं। अभी जयराम जी कह रहे थे कि हर एक कार्यकर्ता की सीट निश्चित थी। अभी जम्वाल जी ने उल्लेख किया 99% की उपस्थिति है। शादी विवाह का माहौल है, उसके बाद भी जिसको जो काम, वही कार्यकर्ता अपने ही स्थान पे 2.5 घंटा से बैठे हैं और मेरे को 10-15 मिनट आपको झेलना ही पड़ेगा। और दामाद हूं तो थोड़ा तो झेल ही लेंगे। मित्रों, ये अपने आप में 2022 में संगठन शास्त्र की दुनिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन बन चुकी है। जब हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, ये सिर्फ एक स्लोगान नहीं है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक अनुभव करने के लिए विषय है, ये एक समीक्षा की विषय है। ये संगठन शास्त्र की एक अनोखा प्रयोग है, जिसकी 4 प्रयोग चुनाव की 6 महीना पहले प्रदेश इकाई ने सोचा है। आज हमें सौभाग्य आपने दिया हमीरपुर लोकसभा में, और इस लोकसभा की चरित्र भी है। 17वीं लोकसभा में आज हम उपस्थित हैं। 17 बार में से 9 बार भारतीय जनता पार्टी को ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता पार्लियामेंट की सदस्य करके पहुंचाए। आप पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व बनाए, वो प्रेम कुमार धूमल जी हो या आज अनुराग ठाकुर जी हो। इसी संसदीय क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। इसी संसदीय क्षेत्र में अनेक संगठन के प्रयोग आज देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए आप लोग आपकी जिम्मेवारी को जानते हो, आपकी ताकत को आप जानते हो, आपके सामने रही चुनौती को भी आप जानते हो। लेकिन एक व्यवस्था के नाते, एक रचना के नाते आज इस सम्मेलन में मैं 2-3 विषय आपको याद दिलाने आया हूं। आप सब हनुमान हो, हनुमान के गुण है। सूर्य पुत्र हनुमान को बीच बीच में अपने ताकत के बारे में विस्मरण होता है। आप सब हिमाचल के कार्यकर्ता हनुमान रूपी हो। आपको सही समय में सही बात याद दिला दिया जाए, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। अगर उस क्षण में आप किसी कारण थोड़ा तंद्रा में आ गए तो देश की बहुत बड़ी नुकसान हो कर सकते हो। देश की बहुत बड़ी चुनौतियों को जो हमको आज अवसर मिला है उसको हम गवा भी सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है, आज की बैठक में मेरा विश्वास और बढ़ा है कि आप उस चुनौती को स्वीकार कर चुके हो। ये बात मैं विश्वास के साथ कह पाऊं।
मैं जब नाडा जी को यहां से लौट के जाऊंगा ये कह पाऊं, मेरे को यहां आने के लिए स्वयं नाडा जी का ही आदेश था, धर्मेंद्र आपको जाके एक त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करके आना है। तो मैं आपसे उत्तर चाहता हूं, क्या मैं नाडा जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, BL संतोष जी को जाके संतोष के साथ कहे क्या पाऊं, हिमाचल के कार्यकर्ता त्रिदेव सम्मेलन में हमीरपुर की संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता चुनौतियों को स्वीकार कर चुके हैं। ने आवाज के साथ कहिए, हाथ मत उठाइए, स्वीकार कर चुके हैं, पक्का? बहुत बढ़िया बात है मित्रों, ये एक आदर्श की स्थिति है। मेरे मन में कोई संदेह न कभी था न आज भी है। आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रदेश में की हुई काम, देश में किया जा रहा है काम और हम लोगों की दायित्व और भूमिका के बारे में आपको उल्लेख किए। मैं चीजों को दोहराना नहीं चाहूंगा, एक दो बात को सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा। ये कल्याणकारी सरकार, आखिर दिल्ली में अनेक सरकार बैठे थे, शिमला में भी हमें प्रदेश की जनता ने बार बार मौका दिया। हमारी नेता शांता कुमार जी की समय से हो, अगर मैं हमीरपुर आऊं, ठाकुर बलदेव जी का नाम ना लूं तो उस स्मृति अधूरी रह जाएगी। प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हमें कई बार सरकार बनाने की अवसर मिला है। आज नई पीढ़ी के नेता के नाते आदरणीय जयराम जी हमको नेतृत्व कर रहे हैं। हमें कभी इसको सत्ता नहीं माना, हमने उसको सेवा ही माना। आज देश में, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश की प्रधान सेवक हूं। ऐसे ही जयराम जी आज प्रदेश की प्रधान सेवक की भूमिका में, हमने इसको कभी सत्ता, उसको कभी उपभोग, कभी उसको मौज मस्ती का अवसर नहीं माना। यह बात हो सकती है कभी कभी हमने कुछ बात को पूरा नहीं कर पाया होगा, लेकिन आज जब हम प्रदेश में अनेक बार सत्ता में आए, सेवा का अवसर हमें मिला और पिछले 8 साल से निरंतर प्रदेश के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी देश की प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी लिए हैं। हमने विनम्रता के साथ हमारी सेवा को हम आगे चला रहे हैं। ये कल्याणकारी व्यवस्था, जिस कल्याणकारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं के बारे में, सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं के बारे में, सबसे ज्यादा ध्यान गरीबों के बारे में, सबसे ज्यादा ध्यान समाज की वंचित वर्गों के बारे में हमने दिया है। मैं अनेक कार्यक्रम गिना सकता हूं, केंद्र और राज्य दोनों के कार्यक्रम गिना सकता हूं। आजादी की अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आने वाले 25 साल हम अमृत काल में प्रवास करेंगे। 2047 तक हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु की स्थान तक पहुंचाने का कटिबद्ध हैं। यह हमारा धारणा है, इसको हम पूरा भी करके रहेंगे। मित्रों, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम देश बनाने के लिए, प्रदेश को चरम वैभव की स्थिति में ले जाने के लिए राजनीतिक संगठन में काम करते हैं। गरीबों की घर हो, गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, चिकित्सा सेवा उपलब्ध करने की बात हो, मैं जयराम जी को धन्यवाद दूंगा, देश की ओर से आभार प्रकट करूंगा। मिसाल खड़ा किया हिमाचल की टीकाकरण व्यवस्था ने, 100% टीकाकरण करके आपने देश में मिसाल खड़ा किया। मैं आपके नेतृत्व को, प्रदेश की जनता को आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं। उज्ज्वला योजना हो या कोरोना के समय में गरीबों को 2 साल तक निरंतर राशन देने के काम हो। मित्रों, दुनिया की स्थिति स्वाभाविक नहीं है। मैं लंबे समय तक मोदी जी की आशीर्वाद से देश की पेट्रोलियम विभाग के काम संभाला। एक समय आया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दाम $40-50 में रहती थी, लेकिन आज 3 गुनी कच्चे तेलों की दाम बढ़ चुका है। $120
पर वायरल हो चुका है। विश्व में एक प्रकार से अघोषित महायुद्ध छिड़ चुका है। गेहूं उत्पादनकारी देशों में संकट आई है, कोयला उत्पादनकारी देशों में संकट आई है। विश्व की अर्थव्यवस्था, बड़े से बड़े धनी देश बेरोजगारी और महंगाई की मार में ग्रसित है। उस कठिन परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपकी भरोसा है, आपकी विश्वास है। इस कठिन परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा करते रह रहे हैं। जो कोशिश हो रहा है, जो संभव हो पा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है। बीच बीच में आलोचना हमारी होती है, आपने गेहूं बाहर भेजने की अनुमति क्यों बंद कर दिया? बताइए भाई और बहनों, गेहूं हम पहले हिमाचल के लिए रखे, उत्तराखंड के लिए रखे, छत्तीसगढ़ के लिए रखे, केरल के लिए रखे, आसाम के लिए रखे, गुजरात के लिए रखे या बाहर भेजें? मोदी जी ने तय किया गेहूं रखा जाएगा तो देश के नागरिकों के लिए रखा जाएगा, खाद्यान्न रखा जाएगा, देश के नागरिकों के लिए पहले रखा जाएगा। मित्रों, देश आज हमारी हितों की, हमारी दायित्व में, अगर देश हमें सेवा करने का मौका दिया है, हम देश के साथ ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मित्रों, ये क्यों संभव हो पा रहा है? आज देश की स्थिति क्या है? आज देश में प्रजातंत्र में हमको मौका दिया है सेवा करने का। किसी की दया पे हम लोग यहां नहीं पहुंचे हैं। अगर आप ना चाहते, आप मेहनत ना करते, जनता हमें आशीर्वाद नहीं करता, जनता हमें भरोसा नहीं जताता, तो शायद हमको निरंतर 8 साल से दिल्ली में सेवा की मौका नहीं मिलता। हमको पिछले 4.5 साल से प्रदेश में सेवा की मौका नहीं मिलता। आज देश में संस्कार के माध्यम से, सुधार के माध्यम से हमने जीएसटी लागू किया। पहले जीएसटी लागू करते हुए आज जैसे स्थिति था, हमने नोटबंदी लागू किया, कुछ लोगों को दिक्कत हुई। हमने कड़े से कड़े फैसला लिया, कुछ लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन मैं आभार करूंगा देश की जनता को, जनता ने साथ दिया, जनता ने मोदी जी पे भरोसा जताया। कैसे नहीं भरोसा जताते हैं? मित्रों, आज देखिए, एक संजोग की बात है, मैं एक भावना की बात कहना चाहूंगा। 2 दिन पहले मोदी जी गुजरात गए थे। धर्मशाला से सीधा यहीं से उठ के गुजरात गए थे। गुजरात में उन्होंने अपनी मां की शतायु के अवसर पे आशीर्वाद लेने के गए थे, उनकी चरण बंदन करने के लिए गए थे। देश की जनता ने उस चित्र को देखा है। उन्होंने एक भावना की बात लिखी है। उन्होंने देश के अखबारों ने, मीडिया के मित्रों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उसको छापा है। मैंने भी उसको पढ़ा। उसमें 2-3 वाक्य मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, मेरे मां कभी स्कूल नहीं गई, मेरे मां की एक ही चिंता था, मेरे मां दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। हमारे घर के ऊपर छत नहीं होता था। बारिशों के दिनों में मेरे मां घर के नीचे बाल्टी बर्तन रख के हमको सुरक्षित करती थी। गर्मियों के दिनों में छत को ठीक करके हमको धूप से बचाते थे, गर्मी से बचाते थे। मित्रों, ऐसे गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति, गरीब मां का बेटा जब देश की मुखिया बनता है तो देश के गरीबों के बारे में चिंता करता है, माताओं के बारे में चिंता करता है, नई पीढ़ी के बारे में चिंता करता है, यह देश कैसे सुरक्षित रहेगा। मैं आपको, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, विशेष करके हिमाचल में एक विषय को उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके बारे में मेरे मित्र अनुराग जी ने भी कुछ चर्चा किया। यह भूमि देवभूमि है, मातृशक्ति का शक्तिपीठ है, 5 देवियों की श्रद्धा केंद्र की यह भूमि है। मित्रों, दूसरे कारण से भी इस भूमि को देश की जनता नमन करता है।
इस भूमि की वीर सपूतों के कारण। भारत की सेना में आपकी योगदान देश कभी भूल नहीं सकता है, ना उस कर्ज से कभी आपको मुक्त भी नहीं कर सकता। आप देश आपके कर्जदार है, आपकी सेवा के कारण देश आज सुरक्षित है। मित्रों, सेना की एवरेज आयु 32-33 साल हो चुकी है। दुनिया की तरीके बदल चुके हैं। आज एक टैंक की रोक दूसरे टैंक नहीं करता है, एक टैंक की रोक एक छोटी सी द्रोण करता है। आज युद्ध की तरीके बदल चुके हैं। टेक्नोलॉजी आज एक महत्वपूर्ण अनिवार्य चीज युद्ध की तरीके में आ चुका है। पिछले कई सालों की विमर्श के उपरांत सरकार को लगी, सेना की, नौसेना की, वायुसेना की मुखियाओं को लगा कि हमारी देश की नौजवानों को, सेना को नौजवान बनाना पड़ेगा। तय हुआ 32 साल से उसको घटा के 20 पर 25, 26, 27 की कैटेगरी में लाने के लिए एक नई पद्धति लाया गया है। अग्निपथ की योजना लाई गई है। अग्निवीरों की कल्पना किया गया है। सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को लड़ाकू करने के लिए, सेना को विश्व स्तरीय लड़ाकू ताकत देने के लिए, टेक्नोलॉजी से भरने के लिए, आधुनिक करने के लिए, साहसी करने के लिए, निडर करने के लिए आज की जो आवश्यकता है, सेना हमारी सदैव साहसी रहा है, निडर रहा है, निस्वार्थी रहा है, समर्पित रहा है। लेकिन समय के हिसाब से उसको बदलने की भी आवश्यकता है। इसलिए अग्निवीरों की कल्पना की गई। 100 में से 25 4 साल की सेना की समय के बाद स्थायी रूप में सेना में चले जाएंगे। बाकी 25 का 75 का क्या होगा, उसके बारे में अनुराग जी ने कुछ उल्लेख कर रहे थे। मैं 2-3 विषय उसमें जोड़ना चाहता हूं, जिम्मेवारी के साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं उस विमर्श का भी हिस्सा हूं। सेना की आधुनिक बनाने में, अग्निपथ की योजना लाने में शिक्षा विभाग से भी विमर्श हुई थी। हमें दायित्व दिया गया प्रधानमंत्री जी की ओर से, अमूमन जो सेना में ज्वाइन करते हैं सैनिक के रूप में 10वीं पास करके जाते हैं, 12वीं पास करके जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कुछ मित्र करके जाते हैं। उस 4 साल के अंदर जो 10वीं पास करके नौजवान सेना में शामिल होगा अग्निवीर में, जब वो 4 साल पूरा करेगा, वो 10वीं पास किया हुआ होगा तो उसको 12वीं की सर्टिफिकेट उस 4 साल के बाद ऐसे ही मिलने वाला है। अगर वो 12वीं पास किया है, उस 4 साल की जो प्रशिक्षण उनको मिला, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। उस शिक्षा नीति में यह उल्लेख किया गया है, आज काम के अनुभव को भी पढ़ाई के बराबर की माना जाएगा। क्रेडिट फ्रेमवर्क नया बनाया जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम हम करते हैं, उस काम का भी अनुभव को क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, एक्सपीरियंस को क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा। उस 4 साल की ऑन जॉब एक्सपीरियंस को भी क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको भी शिक्षा की दर्जा मिलेगा। और इग्नो एक नया फ्रेमवर्क में ऐसे नौजवानों को एक परीक्षा देने की मौका देगी। उसको पास करने में वो डिग्री भी पा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन किए होंगे, उसी 4 साल के अंदर वो MBA करना चाहेंगे, वो मास्टर्स करना चाहेंगे, उनको भी अनुमति की व्यवस्था की जा रही है एक फ्लेक्सी मॉडल पे। मित्रों, उतना नहीं, स्किल डेवलपमेंट के आधुनिक तौर तरीके। एक समय था स्किल की अर्थ प्लम्बिंग होता था, इलेक्ट्रिशियन होता था, मशीन मैन होता था। आज स्किल की अर्थ डिजिटल अर्थनीति में कोडिंग भी स्किल है, कंप्यूटर की डाटा एंट्री भी स्किल है, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर बनाना भी स्किल है, कंप्यूटर के हार्डवेयर
डाउनलोड करके इंस्टॉल करना भी स्किल है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, एनर्जी डिपार्टमेंट के, दुनिया में एनर्जी की तरीके बदल रहे हैं। उस एनर्जी की तरीके की बदलने में नई स्किल की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 दुनिया की रोजगार की नई पैमाना खड़ा कर रहा है। हम चाहते हैं भारत की नौजवान ऐसे पढ़ाई और ऐसे हुनर के साथ जोड़े, ऐसे एजुकेशन, ऐसे स्किल के साथ जोड़े। और इसीलिए मैं कहा हूं, कल हमारी अग्निवीर जो हमारी व्यवस्था में आएंगे 4 साल के उपरांत, वो दुनिया की किसी भी जिम्मेवारी को संभालने के लिए, आज मैं देख रहा था गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, NHI, खेल विभाग, खेल शिक्षक के नाते आज मैं देख रहा था महेंद्र जैसे आधुनिक और अच्छे प्राइवेट सेक्टर सभी ने कहा है हम अग्निवीरों को इस महत्वपूर्ण पढ़े लिखे दुनिया को जूझने वाले नौजवानों को प्रायोरिटी में नौकरी देंगे। ये आज अग्निवीरों के बारे में मोदी जी की सोच है। कुछ मित्रों ने, जिन्होंने लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को शासन की जिम्मेवारी लिया है, आजादी की 75 साल हो गया, उनको कौन मना किया था मेरे देश की नौजवानों के हाथ में काम देने के लिए, उनको आधुनिक बनाने के लिए, उनको दुनिया के साथ जूझने की ताकत देने के लिए? हमने तो मना नहीं किया था। आप कर नहीं पाए। देश की जनता मोदी जी पे भरोसा किया है। मोदी जी देश के आशीर्वाद से साहस के साथ दुनिया के स्तर पे नौजवानों को ले जाने का प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसी के नाम है अग्निवीर। अग्निवीर किसी को छोटा करने के लिए नहीं, ये तनख्वाह कौड़ी के विषय नहीं है। 21वीं सदी में भारत की सेना को दुनिया की 1 नंबर की सेना बनाना, भारत की नौजवानों को दुनिया की 1 नंबर की शक्ति बनाने की दायित्व आज आपने हमें दिया है। मित्रों, इसीलिए इस बार हिमाचल में भी सरकार बनानी पड़ेगी। मैं इस कड़ी में मानता हूं हिमाचल की अपार संभावना है। मैं एक बात कह के मेरे वाणी को विराम दूंगा। हिमाचल में कई मामले में हम सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे टीका 100% करवाए, घर लगभग हम सभी को पहुंचाने की स्थिति में जा रहे हैं। कुछ होगी छोड़ गई होगी। आज ऐसे ही पढ़ाई, कमाई, दवाई, छत, रोटी, पानी, बिजली, ये सब देश की, प्रदेश की सभी नागरिकों के लिए मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करने आए हूं, इस बार जब हम जाएंगे जनता के आशीर्वाद मांगने के लिए, मेरे कार्यकर्ता जाएं, किसी को MLA बनाने के लिए नहीं, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं। जयराम जी हमारी नेता है, वो तो उनकी नेतृत्व हम लड़ेंगे ही, लेकिन हम जाएंगे हिमाचल को देश की 1 नंबर राज्य बनाने के लिए, हिमाचल की माताओं को जिंदगी में सुख लाने के लिए, हिमाचल की नौजवानों के हाथ में काम 100% देने के लिए, हिमाचल की रोजगार बढ़ाने के लिए, हिमाचल की चरम वैभव बढ़ाने के लिए हम इस बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए जाएंगे। यही वार्ता त्रिदेव सम्मेलन में आए हुए कार्यकर्ता लेके जाएं। इसी निवेदन के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की।